जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 42। आज के लेक्चर में चैप्टर 7 को कंक्लूड करने जा रहे हैं हम। 2 केस स्टडीज़ की रह गई थी, इनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 के 2 केस स्टडीज़ दी थी आपको और 2 दिन थे, है ना, दरमियान में छुट्टी भी आ गई थी ना। ज़रा हाथ उठाइए कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की है रिटन फॉर्म में। किधर है असाइनमेंट आपकी? असाइनमेंट किधर है आपकी? घर खुदा का खौफ कर भाई, असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? आपने असाइनमेंट की है? कोई असाइनमेंट नहीं किया आपने, मर्जी है आपकी। ये भाई कॉर्नर में बैठे, असाइनमेंट की है? नहीं की। रिटर्न असाइनमेंट करना ज़रूरी है मैनेजेरियल पोर्शन की। आप समझते हैं सिर्फ फाइनेंशियल पोर्शन न्यूमेरिकल टॉपिक्स की असाइनमेंट करनी होती है, मैनेजेरियल की भी असाइनमेंट करनी होती है। केस स्टडीज़ कैसे प्रेजेंट करनी है, क्या आर्गूमेंट इंक्लूड करने हैं, जब तक रिटन फॉर्म में असाइनमेंट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। आगे आपकी मर्जी। क्वेश्चन 18 असाइनमेंट में था क्या? चलिए रिक्वायरमेंट से मुझे बताइए कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई एंड इसमें बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को अंडरलाइन कर लीजिए। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द क्वाड्रेंट्स इन विच अबव डिविजन्स फॉल। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है? 4 क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट में डिवीजन फॉल करता है। ठीक है, कौन कौन से क्वाड्रेंट से बताइए? डॉग, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस, स्टार। हमने डिसाइड करना है क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें फॉल करता है, और जाहिर है कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर से इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे हमने आइडेंटिफाई करना है। और दूसरे नंबर पर कह रहा है डिस्कस एनी 2 स्ट्रेटजीज दैट फैशनिस्टा में अडॉप्ट फॉर ईच ऑफ इट्स डिवीजन्स। कोई सी 2 स्ट्रेटजी बता दीजिए जो कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेटजीज उसने 2 पूछी हैं, डिवीजन 2 है, इसका मतलब 2, हर एक के 3 नंबर होंगे, एक स्ट्रेटजी बताने का 1.5 नंबर होगा, ऐसे ही है। 2 प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट्स की 2 स्ट्रेटजीज बतानी है, टोटल कितनी होगी? 4 स्ट्रेटजीज, मार्क 6, हर एक के 1.5। तो क्या सिंपल एक लाइन में स्ट्रेटजी बता देंगे कि उसको हमने एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में 2-3 सेंटेंस आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कह रहा है फैशनिस्टा बाय आगा अंसारी इज कंसीडरिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज द फॉलोइंग डिवीजंस। 2 डिवीजन है, सैलून और कॉस्मेटिक्स। सबसे पहले हमें सैलून डिवीजन के बारे में बता रहा है। दिस डिवीजन वाज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ आगा अंसारी। ब्रेन चाइल्ड किसे बोलते हैं? समझदार बच्चा, जो सबसे पहला काम इसने किया, यानी इसके दिमाग की इजाद है, इस सेंस में बोल रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अर्ली 1990s एंड गॉट इमीडिएट रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन। स्टेट ऑफ द आर्ट को अंडरलाइन कीजिए। स्टेट, इस बीसीजी मैट्रिक्स में स्टेट ऑफ द आर्ट रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हम 3 जेनेरिक टाइप्स ऑफ पोर्टर स्ट्रेटजी स्टडी करेंगे, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एक रेलिवेंट फैक्टर आएगा। डिजाइन एंड हाई क्वालिफाइड स्टाइलिस्ट, हाईली क्वालिफाइड स्टाइलिस्ट है ये। अगर हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते ना तो हम कहते हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट, इसका प्लस पॉइंट है। क्वालिफाइड स्टाइलिस्ट इसका प्लस पॉइंट है, यानी स्ट्रेंथ है। लेकिन हम स्वॉट एनालिसिस नहीं कर रहे, हम जेनेरिक स्ट्रेटजीज का एनालिसिस नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं बीसीजी मैट्रिक्स। क्या बीसीजी मैट्रिक्स में क्लासिफिकेशन के लिए कोई रेलिवेंट फैक्टर है? ये स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन, क्वालिफाइड स्टाइलिस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड जरूर है लेकिन करंट थ्योरी के लिए नहीं। ये मैं आपको इसलिए एम्फसाइज करा रहा हूं क्योंकि समटाइम सेम इंफॉर्मेशन किसी एक थ्योरी के लिए रेलिवेंट हो सकती है, किसी दूसरी थ्योरी के लिए हो सकता है रेलिवेंट ना हो। ये रिसेंटली उसने एक क्वेश्चन टेस्ट किया इस अटेम्प्ट में जिसमें स्वॉट एनालिसिस, स्पेक्ट्रल एनालिसिस दोनों पूछ लिए, पार्ट ए पार्ट। सिचुएशन सेम थी, रिक्वायरमेंट में पहले उसने स्वॉट एनालिसिस फिर बाद में स्पेक्ट्रल एनालिसिस पूछ लिया, तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो बीसीजी मैट्रिक्स करते हुए एनालिसिस हमने सिर्फ 3 चीजों को ध्यान में रखना है, ग्रोथ,
मार्केट शेयर को। तो ये बातें इंपॉर्टेंट जरूर बता रहा है, लेकिन हमारे जो थ्योरी है उसके मुताबिक रेलिवेंट नहीं है। दिस डिवीजन हैज ए डोमिनेंट पोजीशन हैविंग सब्सटेंशियल मार्केट शेयर। दो अल्फाज में से एक लफ्ज भी बोल देता तो काफी था। कौन से अल्फाज? डोमिनेंट और सब्सटेंशियल। दोनों अल्फाज ये बता रहे हैं कि इसका मार्केट शेयर हाई है, दूसरों से ज्यादा। डोमिनेंट पोजीशन तो उसी की होती है ना। वैसे सबसे ज्यादा जो अहम है दोनों में से, जो ज्यादा अहम वो डोमिनेंट का वर्ड। डोमिनेंट को अंडरलाइन कीजिए। मार्केट शेयर डोमिनेंट, इसका मतलब मार्केट लीडर है ना। Although overall market is maturing and has low growth rate, this division has been earning high returns on investment. एक लफ्ज भी बता देता काफी था। Maturing और low growth rate दोनों का मतलब एक ही है भी, ऐसा ही है। मेच्योरिटी स्टेज पे ही लो ग्रोथ रेट होती है, तो दोनों में से एक। लेकिन एहतियातन उसने दोनों बता दिए हमारी आसानी के लिए। तो मतलब क्या हुआ? लो ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर, लो ग्रोथ रेट। पहुंच रहे हैं? हाई मार्केट शेयर, लो ग्रोथ रेट। और फिर हैज बीन अर्निंग हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बता रहा है कि प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब है डिसकंटिन्यू तो कभी नहीं करेंगे। इवन हम इस नतीजे पे भी पहुंचे ना कि ये डॉग प्रोडक्ट है, वैसे पहुंचेंगे नहीं इस नतीजे पे, लेकिन अगर इस नतीजे पे पहुंचते भी ना तो फिर भी स्ट्रेटजी में डिसकंटिन्यू करने का हरगिज ना रिकमेंड करते। क्यों ना करते? कहीं ना कहीं कॉस्ट रिकवर कर रहा है। शाबाश। अब बताइए प्रोडक्ट कैश काउ, ठीक है। यानी मार्केट लीडर है, मार्केट मैच्योर है, लेकिन सबसे बड़े लीडर हम हैं। तो इसका मतलब क्या है? कैश जनरेट करे प्रॉफिट। स्ट्रेटजीज बताइए क्या है। पार्ट टू बी डिस्कस एनी 2 स्ट्रेटजीज। है कोई स्ट्रेटजी आपके पास? किताब में होना लाजमी नहीं है, रेलिवेंट होना लाजमी है। बताइए। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ताकि कस्टमर अपना हमारे जुड़ा रहे। क्या मार्केट लीडर के कस्टमर को दूसरी कंपनी खरीदने की कोशिश करती हैं? यस। लॉयल्टी प्रोग्राम आगे इसको डिस्कस कर देंगे एक आधी लाइन में। मुझे नहीं लगता आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, नहीं डिस्कस कर पाएंगे। कभी आपने चेक किया लिख के कि मैं डिस्कस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? कहाँ किया? लॉयल्टी प्रोग्राम रेलिवेंट है क्या? बिल्कुल रेलिवेंट है। और बताइए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है भाई? प्रोडक्ट के नए फीचर्स ऐड किए जाए, न्यू वेरिएंट्स ऐड। क्यों? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? डिफरेंशिएशन, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा कंपेटिटर्स की निस्बत। कंपेटिटर्स की निस्बत हमारी प्रोडक्ट्स में ज्यादा फीचर्स होंगे, तो हो सकता है, बल्कि इससे तो एक दूसरा फायदा भी हो सकता है कि कंपेटिटर के कस्टमर भी हमारे पास आ जाएं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में फीचर्स ज्यादा होंगे। शाबाश। और बल्कि अगर कामयाब, मार्केट का कुछ पता नहीं होता। बाज़ बात ऐसा होता है कि जिस दिन बड़ा अच्छा लेक्चर तैयार करके स्टूडेंट कहते समझ नहीं आई, बाज़ बात ऐसा होता है पढ़ा ना हो, जिस दिन वैसे इधर उधर की एग्जांपल ज़हन में आ जाए, बंदा देखो सर बहुत अच्छा लेक्चर। मार्केट का कुछ पता नहीं होता कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो हो सकता है अगर हम अपनी प्रोडक्ट में डिफरेंट फीचर्स ऐड कर रहे हैं ना, तो वो एक न्यू ही प्रोडक्ट बन जाए और न्यू मार्केट सेगमेंट क्रिएट हो जाए, हम एक अनटैप्ड मार्केट को भी एक्सेस करने के काबिल हो जाए। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है। किन्होंने दिया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला आइडिया? शाबाश। और इधर से कौन सा आइडिया आया था? कस्टमर लॉयल्टी वाला। ये भी शाबाश। और कोई आइडिया है तो बताइए, बताइए, ज़हन घुमाइए। कोई आइडिया? मार्केट लीडर है, मेरा तो है कुछ नहीं, घर जाके सो जाए हम। भाई मार्केट लीडर हैं, नोकिया की तरह सोना जाए, मार्केट में जो मर्जी चेंज आ रहा आता जाए। नहीं, मार्केट में नजर रखनी है। इनोवेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ गया भाई। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इन भाई ने कौन सा बताया था पॉइंट? कस्टमर लॉयल्टी। एडवर्टाइजमेंट मिलता जुलता है लेकिन अलग। दो लाइनें बन रही है। चलो ऐसा करें, कस्टमर लॉयल्टी के साथ ही उसी पॉइंट के अंदर थ्रू एडवर्टाइजमेंट को भी मर्ज कर दीजिएगा। 2 पूछी थी स्ट्रेटजी, 2 तो हमने बता दी। और कोई स्ट्रेटजी है आपके पास?
डिस्काउंट्स वो उन्होंने कस्टमर लॉयल्टी में एडवर्टीजमेंट में आ गए। कंपैरेटिव, हाँ कंपैरेटिव प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइस रिड्यूस करने को कह रही हैं। कंपैरेटिव प्राइसिंग का यही मतलब होता है। कंपैरेटिव प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? उनसे कंपैरेटिव से कम प्राइस पे। नहीं ये नहीं करना। आप ये चाहती है कि जो हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये उड़ जाए, आप ये चाह रही है मुझे। कंपैरेटिव कंपनी से पैसे तो नहीं पकड़े आपने? हमारी मार्केटिंग टीम में मुझे लगता है कि काली भेड़ा है। मजाक कर रहा हूँ, इसमें मैं एग्री नहीं करता प्राइस कम करने। पैकेज डील कर भाई, पैकेज डील तो हम तब करें जब हमारी प्रोडक्ट बिक ना रही हो। खुदा का खौफ कर भाई, हर जगह पैकेज डील किस प्रोडक्ट की होती है? जो ज्यादा बिकती है उसकी, और नहीं भाई जो बिक नहीं रही उसकी। अच्छा ये कह रहे हैं कि सर इसका एक इस्तेमाल ये है, इसके साथ ऐसी प्रोडक्ट को जोड़ दिया जाए जो दूसरी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, तो ये दूसरी प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी होगी ना कि इस प्रोडक्ट की। वो इसके साथ चली तो जाएगी ही, लेकिन वो उसकी स्ट्रेटजी है। चले बस मेरा हाल 2 स्ट्रेटजीज काफी हो गई। सिर्फ मैं चाहता था थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, मकसद ये था आप थोड़ा सोचें, कुछ आर्गुमेंट्स आए, कुछ डेफिनेटली ट्रू होंगे, कुछ फॉल्स होंगे, उनके ऊपर डिबेट करते हैं। इसी तरह एग्जाम में भी जहन में आइडियाज आएंगे। डॉग में डाल दे और स्ट्रेटजी जो है डॉग के हिसाब से निकाल दे, तो मेरा सवाल ये था कि नंबर उसको स्ट्रेटजी से मिलेंगे? भाईजान का ये ख्याल है कि सर अगर कोई मेरे जैसा स्टूडेंट हो जो कि सैलून को कैश काउ की बजाय डॉग में डाल दे और डॉग के लिहाज से स्ट्रेटजीज बता दे, तो क्या उसे स्ट्रेटजीज के नंबर मिलेंगे? इसका जवाब है नहीं मिलेंगे। हाँ, बड़ा डिसीजन गलत कर दिया, छोटा ऑटोमेटिकली गलत। इसमें बड़ा डिसीजन क्या है? क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट जी, ऐसा को गोली मारी कह रहे हैं, ऐसा के लिए एक इलाज है मेरे पास। कॉस्मेटिक्स भाई क्लियर, कॉस्मेटिक्स पे आ जाइए। दूसरा, अब आपने इवेल्युएट करना है किस लफ्ज से हमने क्या नतीजा निकाला, ये ज्यादा अहम है। और आपने देखा कि मैनेजमेंट में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो आपने जिंदगी में ना कभी काउंटिंग में पढ़े होंगे, ना कभी किसी लॉ के सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, ना किसी और में पढ़ेंगे, पीआरसी में भी शायद ना पढ़े हो। जैसे ये फैशनिस्टा, ये पहले भी हमने पढ़ा था ना, फैशनिस्टा कल की केस स्टडी में भी आया था। वो था ड्रेस वाली केस स्टडीज, क्लॉथिंग वाली 18 से 40 वाली, उसमें भी फैशनिस्टा था कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। कॉस्मेटिक्स, जी बोले। सैलून मार्केट लीडर है, बिल्कुल ऐसी है। इसमें डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? डिस्काउंट तब देंगे जब हमारी प्रोडक्ट बिक नहीं रही। देखें मेरा एक सवाल सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। हम मार्केट लीडर हैं, क्या हमें मजीद कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। इवन मार्केट लीडर होने के बावजूद 60% भी शेयर है ना, कंपनी चाहती है शेयर बढ़े, 70% 80% हो। इसलिए वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज भी डिस्काउंट ऑफर कर। आप देखिए बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो भी क्या डिस्काउंट ऑफर नहीं करते, ये डिफरेंट डेज 14 अगस्त वगैरह की नहीं। देखिए क्लियरेंस सेल है वो अलग है, क्लियरेंस सेल। हाँ न्यू अराइवल के, हालांकि न्यू अराइवल उनका स्टिल क्या सेल नहीं हो सकता, वो सेल होगा ठीक है, लेकिन एक न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी एग्जिस्टिंग कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। नहीं डिस्काउंट नहीं लेकिन इसमें नहीं आएगा, लेकिन प्रमोशनल या एक्टिविटीज या एडवर्टीजमेंट की जाती है। डिस्काउंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है उनको ज्यादा, लेकिन ऑफर कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्राइस को कंटिन्यूसली कम नहीं करेंगे। एक कंसेप्ट ये है कि अपनी प्राइसेस को आपने परमानेंटली रिड्यूस कर दिया, वो ये कंपनी मार्केट लीडर नहीं करेगा, लेकिन ये ऑफ एंड ऑन कुछ एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज या प्रमोशनल कैंपेन्स के तहत डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। ठीक है, डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स, दिस डिवीजन वाज एस्टैब्लिश्ड 6 years ago. The cosmetic industry has been emerging. Mature, अब ये कीवर्ड आप नोट किया करें, मैच्योर, इमर्जिंग। इमर्जिंग से क्या मुराद है?
ग्रोथ रेट हाई है। However, presently this division has low market share. जी कौन सा क्वेश्चन मार्क? ग्रोथ है, मार्केट शेयर लो है। ठीक है, ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका फ्यूचर मुस्तकबिल तो रोशन नजर आ रहा होता है, लेकिन हाल इनका बेहाल ही है। करंटली ये अंडर परफॉर्म कर रही हैं। बताइए स्ट्रेटजी बताइए इसके लिए क्या है? एडवर्टीजमेंट की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर की जा, भाई ये असल में ना इसके कोई ना कोई फीचर्स ऐसे होंगे जो लैक कर रहे हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम है, गड़बड़ है इस प्रोडक्ट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसकी क्वालिटी पुअर हो सकती है, जिसकी वजह से मार्केट इस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रही। इसमें खास तौर पे क्वालिटी को इंश्योर करने की जरूरत है, क्वालिटी कंट्रोल्स को देखने की जरूरत है कि कैसे इस प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है। एक है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है ना, उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स या फीचर्स ऐड करना, वो अलग पॉइंट है। उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसमें वेरिएशन हम ला रहे होते हैं, जैसे हमने सैलून में ये किया है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हमारी, हालांकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है, हमारी प्रोडक्ट नहीं बिक रही। इंडस्ट्री ग्रोथ है, हमारी प्रोडक्ट नहीं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है। हमें उसके ऊपर, उसके क्वालिटी कंट्रोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके फीचर्स को, डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन को रीअसेस करना चाहिए, मार्केट करना चाहिए, अनटैप्ड मार्केट को एक्सेस करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, इसके लिए जो डिस्काउंट या रिडक्शन इन प्राइस वो सूटेबल हो सकता है हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ठीक ना हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन 4 स्ट्रेटजीज को सामने लेके आए ना, उसके मुताबिक देखिए प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है प्रोडक्ट के डिजाइन या फीचर्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो। मार्केट रिसर्च करो, देखो कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट को डिजाइन करो। प्राइस, हो सकता है प्राइस हाई हो, कंपेटिटर्स लो प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट, इसी वजह से हमारी प्रोडक्ट नहीं बिक रही। प्लेस, हो सकता है इजीली अवेलेबल ना हो, बाज़ औक़ात प्रोडक्ट अच्छी भी होती है लेकिन नहीं बिक रही होती, किस वजह से, अच्छे नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कम होते हैं। ठीक है, जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता था, हम स्टूडेंट लाइफ में वो सिनेमा में कोई मूवी देखने का प्रोग्राम होता था, हालांकि दूर के सिनेमा में अच्छी मूवी लगी होती थी, लेकिन बाज़ औक़ात कहता है यार करीब के सिनेमा में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट ही करनी है, करीब के सिनेमा में चले जाओ। क्या कस्टमर प्रोडक्ट के साथ अपनी कन्वीनियंस भी देखता है कि वो किस जगह पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? आप भी देखते होंगे, यार शर्ट बाय करनी है, दूर से अच्छी शर्ट मिल सकती है लेकिन करीब से ले लेते हैं यार। कस्टमर प्रोडक्ट भी देखेगा, फैसला करते हैं, प्राइस भी, प्लेस भी, और बाज़ औक़ात प्रमोशन भी। खास तौर पे आज हम स्टडी करेंगे, कंज्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल, एक कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल कस्टमर ब्रांड की तरफ भागता है, वो एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा इफेक्ट होता है। कॉर्पोरेट कस्टमर जो है ना, वो प्राइस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, एडवर्टीजमेंट से नहीं, जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बाय करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रमोशन भी इफेक्ट करती है कंज्यूमर को। तो इस प्रोडक्ट में हमें इन चारों एरियाज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जिस प्रोडक्ट को हमने इंप्रूव करना हो, उसमें हमने चारों एरियाज के ऊपर काम करने की जरूरत है। किन एरियाज के ऊपर? यानी डॉग पे भी और क्वेश्चन मार्क पे भी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वैसे तो ये स्ट्रेटजी बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी है। ये जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है ना, ये याद रखिएगा, हर तरह की प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए यूज होती हैं, चाहे वो कैश का हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे डॉग हो। लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज प्रोडक्ट्स के लिए ये स्ट्रेटजी ज्यादा अहम हो जाती है, जैसे क्वेश्चन मार्क के लिए, जैसे डॉग के लिए। कौन सी? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो इसके लिए कॉस्मेटिक्स के लिए भी हम इसी तरह प्रोडक्ट के फीचर्स हमने ऐड करने की बात की है, हमने प्राइस रिड्यूस करने की बात की है ताकि मार्केट शेयर बढ़े। अनटैप्ड मार्केट को प्लेस ज्यादा से ज्यादा जगह पे अवेलेबल करें, नियर टू द कस्टमर्स, होम डिलीवरी ऑफर कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। डिफरेंट, वो अभी क्या उन्होंने स्टार्ट में, भाई वो एग्जांपल दे रहे थे आप, स्टार्ट में भाई एग्जीबिशन की बात कर रहे थे, स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे थे। स्पॉन्सरशिप या एग्जीबिशन के जरिए से डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें जिससे अवेयरनेस फैले। तो ये डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं। कुछ समझ आई आपको? ठीक है, देखिए इसमें कोई साइंस नहीं है, ये मैनेजमेंट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक स्ट्रेटजी सिर्फ एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही यूज हो सकती है। आप सिमिलर स्ट्रेटजी
ग्रोथ फेज में भी यूज कर सकते हैं, सिमिलर स्ट्रेटजी बाज़ औक़ात मैच्योरिटी फेज पे भी यूज होती है। ये आपकी जजमेंट आपको बताएगी, केस स्टडी करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। इसलिए केस स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। मुझे बताइए, क्या हमें इस केस स्टडी के बाद हमने टाइप कोई इंफॉर्मेशन दी हो, हम उसको BCG मैट्रिक्स के मुताबिक क्लासीफाई करने के काबिल हैं? क्या स्ट्रैटेजी बताने के काबिल हैं कि नहीं? आप देखें, आप चूंकि अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट 2 + 2 = 4 में ईजी होता है, आप क्लासिफिकेशन में ईजी होंगे। आप में से मोर देन 90% स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूं ना, दोनों पार्ट्स में से किस में आप कंफर्टेबल है, आप कहेंगे पहले वाले में सर, क्योंकि अकाउंटेंट का जहन है ना 2 + 2 = 4, वो पहले वाले पार्ट में होता है, ये है तो ये है तो ये करना है। स्ट्रेटजीज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, सोचना पड़ता है। जितना ज्यादा आप मैथ करते हैं ना, उतना सोचने समझने की सलाहियत कम होती जाती है। ऐसा है कि नहीं है? हाँ, अगर आप समझे बगैर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने स्ट्रेटजीज के ऊपर किसी भी पूरी मैनेजमेंट में किसी भी थ्योरी की स्ट्रेटजीज के ऊपर खास तवज्जो देनी है, जहां पे स्ट्रेटजी पूछेगा, और इसमें अक्सर आपका डिफरेंस आया करेगा। लेकिन अगर आपको लगे ना, आपको खुद आपकी जजमेंट बता देगी कि मेरी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको लगे हाँ ये स्ट्रेटजी जो मेरी वाली है ये भी उस पर्पस को सर्व कर देगी, तो आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है, सेम प्रॉब्लम को डील करने के लिए डिफरेंट मैनेजर डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बल्कि जो मैनेजर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ना, वो ज्यादा अच्छा समझा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स कौन सा? जो पहले से ना किसी को पता हो, नया सोल्यूशन, इनोवेटिव सोल्यूशन। तो अगर आप इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आते हैं अपने केस स्टडी के सॉल्व करते हुए, प्रोवाइडेड कि वो रेलिवेंट है, इवन वो ज्यादा बेहतर होगा किताब वाले सोल्यूशन से, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो रेलिवेंट है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ना हो। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सर ने कहा था। चले, ये केस स्टडी क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, अब ये किस चीज के ऊपर है जी? पार्ट बी BCG मैट्रिक्स है, ए नहीं है। ए अच्छी खासी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएगा। ए एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, बल्कि नया पेज लेके आए, फ्रेश पेज स्टार्ट करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी एक्सरसाइज करें, फ्रेश पेज पकड़े और आपने ये लिखना शुरू करना। क्या? पहले केस स्टडी, आपको केस स्टडी पढ़ने के बाद सिर्फ 1 मिनट का टाइम होगा, आपने फैक्टर्स लिखने जो भी वो पूछेगा, और मैं आपसे फिर उसकी जस्टिफिकेशन पूछूंगा, ठीक है? ए, शालीमार डेयरीज लिमिटेड is engaged in the business of producing, processing and marketing of packaged milk. Product समझ आ गए? STL has excess milk processing capacity and is considering launching an aggressive marketing penetration strategy. Marketing penetration strategy क्या होती है? Penetration strategy मार्केट को कैप्चर, फैल जाओ मार्केट में। Aggressive marketing strategy लॉन्च करना चाहते हैं, टू इंक्रीज इट सेल एंड शेयर ऑफ द ग्रोइंग मार्केट, अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए, मार्केट भी ग्रो कर रही है। एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स व्हिच STL शुड कंसीडर प्रायर टू लॉन्चिंग ऑफ एग्रेसिव मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। देखिए, फैसला करना आसान है, हर फैसले के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, और फैसला करने से पहले भी कुछ फैक्टर्स को हमने कंसीडर करना है, ठीक है? अब सोल्यूशन तो उसने बड़ी आसानी से दे दिया। क्या सर? कैपेसिटी है हमारे पास, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग होगी, प्रोडक्शन उधर ज्यादा, सरप्लस उधर खपत हो जाएगी, पैसा ही पैसा होगा। एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे, ऑर्डर आएंगे, हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बना के बेचेंगे, पैसा ही पैसा होगा। बताइए क्या स्ट्रेटजी, क्या फैक्टर कंसीडर करें? सबसे पहले कॉस्ट कंसीडर करेंगे। कॉस्ट क्यों कंसीडर करेंगे? भाई एग्रेसिव मार्केट सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, देख लें इस वक्त पैसा मौजूद है भी कि नहीं है, पैसे के भाई। करेक्ट, क्या ये करेक्ट है? शाबाश। उसके बाद लिखे, कॉस्ट लिख ले, कॉस्ट के साथ टिक लगा ले कि ये ओके हो गया। अब अलग कर लें, टारगेट मार्केट में क्या करें?
हाँ, क्या मार्केट में इतनी डिमांड मौजूद भी है कि नहीं? देखें, हमारी कैपेसिटी मौजूद है, ठीक है, लेकिन सिर्फ कैपेसिटी से नहीं बल्कि डिमांड को भी तो देखना है हमने। अगर डिमांड नहीं है, कैपेसिटी बढ़ाएंगे, क्या वो बढ़ेगा? नहीं। आपने इकोनॉमिक्स का असूल पढ़ा होगा, फिर तो वही होगा जो सोलर प्लांट वाले प्रोडक्ट के साथ हुआ है। क्या चाइना ने सप्लाई ज्यादा कर दी, इधर से अमेरिका वालों ने कहा हम नहीं इम्पोर्ट करेंगे, उन्होंने कहा अच्छा किधर भाई पाकिस्तानी मार्केट में फेंक दो। तो यहाँ पे जब डिमांड इतनी ज्यादा, हालांकि इंक्रीज जरूर की लेकिन इतनी नहीं, सप्लाई जब जरूरत से ज्यादा हो जाए फिर क्या होता है? प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना है क्या सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी उसी हिसाब से। इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ ना आपने कि अगर सप्लाई ज्यादा कर दे, डिमांड उतनी ही हो या थोड़ी बढ़े, तो प्राइसेस कम हो जाती हैं। ये दूसरी चीज हमने डिमांड देखनी है मार्केट में। शाबाश, ये कॉस्ट और डिमांड, ये दो चीजें। प्रोडक्ट क्वालिटी, शाबाश, प्रोडक्ट क्वालिटी को एक्सप्लेन करें। टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, उसकी प्राइस। शाबाश, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाए। कंपैरेटर की पहले ये लिख ले, एक एक करके पॉइंट जमा करते जाएं। ये भाई ने क्या बताया है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि मैं क्वालिटी को भी इंश्योर करना है, क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे, ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होती है भाई? उस पर लाइसेंस, भाई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट तो पहले से होगी। खुदा को पहले प्रोडक्शन कर रहे हैं लाइसेंस के बगैर कर रहे हैं क्या? ये पहले प्रोडक्शन लाइसेंस के बगैर हो रही है क्या? तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं, पहले रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। भाई इसने पॉइंट उठाया था, देखे, मैं भी पढ़ के आया हूँ बेटा, पता चलता है। जस्टिफाई करवाओ, जस्टिफाई कराओ, जस्टिफाई नहीं करवाओगे तो नहीं मानूंगा। वो क्या कहता है इसको छोड़े, आप क्या कहते हैं ये बताएं। उसके कंधे पे बंदूक ना रखें। कस्टमर डिजायर है कि नहीं? डिमांड में हो गया कि कस्टमर डिमांड करेगा कि नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सप्लेन करें। किस चैनल के थ्रू हमने फैलाना, ऑफलाइन या ऑनलाइन? किस चैनल के जरिए से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्या आपके सप्लाई चेन में इतनी कैपेसिटी है? हमारी प्रोडक्शन में तो कैपेसिटी है, फैक्ट्री में धड़ा बना रहे हैं प्रोडक्ट, आगे जाके दुकान में जगह नहीं है चीजें रखने की। यहाँ सप्लाई चेन, वहां पे आगे जो इंडिविजुअल्स को, रिटेलर्स को हम भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हम इतनी ज्यादा कैपेसिटी में अपने पास मजीद स्टोर नहीं कर सकते प्रोडक्ट, हमारे पास जगह नहीं। अगर सप्लाई चेन सपोर्ट ना कर सके, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी चाहिए। सप्लाई चेन देख लें कि भाई हमने डंप कहाँ करना है ऐसी प्रोडक्शन को जो एक्सेस प्रोडक्शन करेंगे। सप्लाई चेन वो भी तो चाहिए हमें, और उसको भी इनहेंस कर सकते हैं ना। ये हमने पढ़ा था ना, ग्रोथ फेज में सप्लाई चेन को वो प्लेस में हमने क्या स्ट्रेंथन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। शाबाश, और अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ या वीकनेस एक्सटेंड करते, ठीक है, वही बात। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो हमारी सब्स्टिट्यूट का क्या इफेक्ट आ सकता है? पैकेज नहीं, सब्स्टिट्यूट मार्केटिंग करते हुए सब्स्टिट्यूट को हमने कैसे कंसीडर करना है? हम देख क्या रहे हैं कि एग्रेसिव मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करने से पहले डिफरेंट फैक्टर्स का जायजा ले रहे हैं ताकि एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सके। सब्स्टिट्यूट गुड कैसे इफेक्ट कर सकते हैं हमारी मार्केट? उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे किस तरह की कि हमने एडवर्टीजमेंट करते हुए एडवर्टीजमेंट का फोकस ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा हो, जो कि सब्स्टिट्यूट पर, यानी हमने दूध की अहमियत के ऊपर एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, पैकेज मिल्क, पैकिंग वाले दूध की अहमियत पे एडवर्टीजमेंट बनानी है। ठीक है भाईजान, ये किसी हद तक ठीक आ गया आपका पॉइंट। क्वालिटी नहीं, क्वालिटी में नहीं है, क्वालिटी तो लाता हमने डिस्कस कर लिया है कि एक्सेस प्रोडक्शन से हमने इंश्योर करना है क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। और की पॉइंट है आपका कंपेटिटर का, क्यों? कंपेटिटर तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे। क्या कंपेटिटर काउंटर कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करें और वो भी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कर दें? फिर तो प्राइस वार में हो जाएगा। बहुत से लोग, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से ही एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करती। उन्हें पता होता है कि एग्रेसिव कंपेटिटर भी एग्रेसिव मार्केटिंग करेगा, फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। मार्केटिंग का बजट जरूर बढ़ेगा लेकिन डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी?
याद रखें मार्केटिंग में एक जगह पे मैं पढ़ा था कमेंट्री, क्या मार्केटिंग होनी चाहिए, क्या मार्केटिंग का फायदा होता है, वैल्यू एडिशन होती है? इसके जवाब में उसने कहा था नहीं होती है। उसने कहा था अगर हर कंपनी मार्केटिंग करे तब भी और कोई भी कंपनी मार्केटिंग ना करे तब भी मार्केट का जो डायनामिक्स होंगे वो सेम रहेंगे। मार्केटिंग का फायदा कब होता है? जब कुछ कंपनीज कर रही हों और कुछ कंपनीज ना कर रही हों, तब मार्केटिंग का फायदा होता है। और मार्केटिंग से बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी इन इटसेल्फ नहीं बढ़ती, कोई प्रोडक्ट से जो आपको फायदे होने हैं वो नहीं बढ़ते, वो सिर्फ आप कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कंपनी को फायदा होता है ज्यादा सेल बढ़ने से, प्रोडक्ट में यूटिलिटी ऐड नहीं होगी, कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट से। बहरहाल चले, ये डिफरेंट फैक्टर्स है। क्या हमें अंदाजा हो गया कि एडवर्टाइजमेंट करने से पहले हमने किन चीजों के बारे में सोचना है? तो अहम वाली चीजें रिपीट करते जल्दी से। हमने देखा कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगा? हमने कहा डिमांड है कि नहीं मार्केट में, हमारी सप्लाई चेन सपोर्ट करेगी थी, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगी, कंपेटिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। चलिए ठीक है, मेरा हाल काफी पॉइंट, 6 पॉइंट हो गए, 5 हुए हैं। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हाँ वो तो सप्लाई चेन में आ जाएगा। सप्लाई चेन का मतलब है कि आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह चीजें सप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट, सिंपलेस्ट टर्म में, एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाने को कहते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, हाँ जी। ये रॉ मटेरियल, ये आपने सप्लायर से चीजें कंपनी तक पहुंचाना भी सप्लाई चेन में आता है, और कंपनी से चीजें कस्टमर तक पहुंचाना ये भी सप्लाई चेन। चलिए अब पर चलते हैं पार्ट बी की तरफ। प्लेस बिलो आर प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट्स ए बी सी डी, ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर, कंटेक्स्ट ऑफ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, आइडेंटिफाई कैटेगरीज टू विच द अबव प्रोडक्ट्स परटेन। ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होगा, ऐसा ही है। बताइए फिर क्या है? एक मिनट है रे, प्रोडक्ट ए क्या है? ग्रोथ रेट लो है, मार्केट शेयर स्मॉल है, डॉग। ग्रोथ रेट हाई है, मार्केट शेयर हाई है, स्टार। ग्रोथ रेट लो है, मार्केट शेयर हाई है, ग्रोथ रेट हाई और मार्केट शेयर लो, जस्टिफाई। बस इतना बताना था और जस्टिफाई करवाना था क्योंकि हाई है। तो इस तरह का सवाल बस सीफैब लेवल का है, इस तरह का सवाल सीफैब का है, बहुत पुराना है हाँ, लेकिन बहरहाल एमसीक्यूज में इस तरह पूछ सकता है हमसे। चलिए, ये हमने 2 ही केस स्टडीज थी, इनको हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब हम आते हैं चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट। चैप्टर 7 में कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहा तो नहीं गया, कोई कंसेप्ट? अगेन इसमें भी डिफरेंट थियरीज हैं। चैप्टर 8 है इंटरनल एनालिसिस, इसमें अब हमारा फोकस अमूमी तौर पे, वैसे मैंने आपको बताया था एक लेक्चर, बल्कि पहले दूसरे लेक्चर में, कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये थ्योरी इंटरनल की है, ये थ्योरी एक्सटर्नल की है। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, क्योंकि और हमें इससे रेलिवेंस भी नहीं है। क्यों रेलिवेंस नहीं है? एग्जाम में हमें वो स्पेसिफिक थ्योरी की एप्लीकेशन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा बताओ ये थ्योरी इंटरनल की है एक्सटर्नल की है। आज का जो हम इंटरनल एनालिसिस में थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो है कस्टमर नीड्स एंड मार्केटिंग मिक्स। कस्टमर नीड्स क्या है ये समझना है। कस्टमर नीड, अच्छा इसमें ना 2 बड़े पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट का कंसेप्ट है। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, जिस पे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस कर रहा है, कि समझो कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर किस चीज को मांग रहा है, कस्टमर को किस चीज की जरूरत। कस्टमर की नीड्स समझो, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, और फिर उसकी डिमांड के मुताबिक चीज बना के उसको सेल कर दो। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो थोड़ा एग्रेसिव है, वो क्या है? वो ये कहता है कस्टमर को नहीं पता उसे किस चीज की जरूरत है, हम उसे बताएंगे उसे किस चीज की जरूरत है। हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके कस्टमर के सामने रखेंगे, और जो हमारी प्रोडक्ट होगी कस्टमर उसको बाय करेगा, फील करेगा कि कस्टमर उसे उसकी जरूरत है।
हमने कस्टमर को वो प्रोवाइड नहीं करना जिसकी उसे जरूरत है, वो प्रोवाइड करेंगे जो हमारे ख्याल में कस्टमर के लिए जरूरी है। ये सप्लाई लेड और डिमांड लेड कंसेप्ट याद आया, ये उससे रिलेटेड अप्रोच है। जब सप्लाई लेड कन्वर्जेंस होती है ना, तो उसमें बेसिकली जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर या एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर रहा होता है मैंने मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट फेंकनी है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट सप्लायर है। और जो डिमांड लेड कन्वर्जेंस है उसमें बेसिकली जो फीडबैक लिया जाता है वो कस्टमर का, कि कस्टमर किस चीज को डिमांड कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट सर्वे वगैरह करवाते रहते हैं, रिसर्च करवाते रहते हैं, जिससे एंटरप्रेन्योर्स को पता चलता है कि मार्केट में इस वक्त किस चीज की डिमांड है। तो ये बेसिकली अप्रोच जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहते हैं कि जी पहले कस्टमर से पूछें, रिसर्च करके पता चलाएं कि कस्टमर क्या प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है, क्या चाहता है, फिर हमें उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके कस्टमर के सामने रखना है और कैसे कंपेटिटर से बेहतर। कह रहा है मार्केटिंग अप्रोच क्या है, बिजनेस सक्सेस इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर इन ए वे दैट मीट्स कस्टमर डिमांड्स। बिजनेस सक्सेस, कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, जो कस्टमर की नीड को समझे और उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट कस्टमर से बेहतर बनाए। जो बिजनेस कस्टमर की डिमांड को ही नहीं समझ सका, ऐसी प्रोडक्ट बना ली जो कस्टमर डिमांड ही नहीं कर रहा, वो लॉस में गया। जो बिजनेस कस्टमर की डिमांड को समझ लिया, कस्टमर की डिमांड को मीट कर रहा है, लेकिन ऐसे कर रहा है जैसे कंपेटिटर करते हैं, उसने प्रॉफिट कमाया लेकिन नॉर्मल। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन कमाएगा, जिसने कस्टमर की नीड को समझा और उसे मीट किया और कंपेटिटर से बेहतर मीट किया, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। ये आपको बता रहा है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो फोकस हुआ हमारा कंपैरेटिव एज का, वो है कस्टमर नीड। जिसने कस्टमर की नीड को पहले समझ लिया वो पहले काम करेगा, पहले प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगा। एग्री करते हैं? तो कस्टमर की नब्ज पे किसका हाथ है, कौन उसको पहचानता है, सारी गेम ये कह रही है थेरी इसी में। क्या कह रहा है कस्टमर नीड, कह रहा है इन ईच इंडस्ट्री देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कह रहा है कस्टमर की नीड से पहले पहचानो कस्टमर कितनी तरह के हैं। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन एक सीफैब में क्लासिफिकेशन है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है और इससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें कस्टमर और कंज्यूमर दो अल्फाज है, दोनों को सेम ट्रीट कर रहा है, आपने भी सेम ट्रीट करना है, लेकिन असल में कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क है। कस्टमर कहते हैं खरीदने वाले को, कंज्यूमर कहते हैं इस्तेमाल करने वाले को, एंड कस्टमर। ठीक है, जैसे अगर फैक्ट्री की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो रिटेलर्स हैं उसको बल्क क्वांटिटी में बाय करते हैं, रिटेलर कस्टमर तो हैं, कंज्यूमर नहीं। ठीक है, और जो उसके बाद जाहिर है सारी सप्लाई चेन है, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। ठीक है, रिटेलर के बाद जो कंज्यूमर जो अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ बाय करता है वो कस्टमर भी है और कंज्यूमर भी है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर वर्ड है कंज्यूमर, लेकिन यहाँ पे वो सबके लिए वर्ड कस्टमर ही इस्तेमाल कर रहा है। आप कस्टमर और कंज्यूमर दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इसकी इस अप्रोच के मुताबिक। ठीक है, लेकिन मैं अगर होता, मेरे ख्याल में यहाँ पे कस्टमर नीड की बजाय कंज्यूमर नीड्स ज्यादा बेहतर लफ्ज था। कहते हैं इन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अच्छा मैं इसको कस्टमर को कंज्यूमर पढ़ लूं, आपको इतराज तो नहीं है? कह रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स विद डिफरेंट नीड्स। ठीक है, हर कंज्यूमर की डिफरेंट नीड। कहते हैं तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, ये फर्क ये ध्यान से सुन लें। पहला कंज्यूमर्स, जिसे सिर्फ कंज्यूमर का नाम दिया, यानी इंडिविजुअल्स, जो मैं आप, हमने अगर फर्ज कीजिए कोई मोबाइल खरीदना है, हम क्या देखें, फैसला किस बेस पे करेंगे, प्राइस पे या ब्रांड पे? ब्रांड, अच्छा फीचर्स पे। अच्छा बताइए, क्या हम एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होंगे कि नहीं? कितने स्टूडेंट एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, और अच्छी एडवर्टीजमेंट होगी तो अमूमी तौर पे वो बाइंग जो डिजायर है वो इंक्रीज होती है। चलें, काफ़ी मेरे ख्याल तकरीबन 50%। और कितने स्टूडेंट है जो कहते हैं नहीं सर हम एडवर्टीजमेंट जैसी मर्जी अच्छी हो, हम प्रोडक्ट देखते हैं, काम की हो तो बाई करते हैं, वरना बाई नहीं करते।
ये भी अच्छी तादाद है, लेकिन ये समझ लीजिए 60-40 वाला मामला है। 60% हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, 40% नहीं हो रहे। यानी यूं कह देते हैं हम सारे तो नहीं, लेकिन ज्यादातर कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा है क्या? अच्छा, आप ये ध्यान में रखिएगा, आप पूरी मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। आप वो लोग हैं जो निस्बतन पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अंदाजा है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, हमें किस चीज़ को देख के बाइंड डिसीजन करना चाहिए, कंपनी कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, आपको किसी हद तक की स्ट्रेटजी पता है। आम कंज्यूमर जो है, जो सिर्फ एक ये देखते हैं कि जी हमारी फेवरेट पर्सनालिटी, जैसे फॉर एग्जांपल वो शाहिद आफरीदी, उन्होंने आके ये चीज़ जो है वो बूम बूम, ठीक है, या इस तरह की चीज़ें जो भी है, डिफरेंट जो स्टार्स होते हैं उनका एडवर्टीजमेंट में ले आते हैं। क्या इसकी वजह से पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है पॉजिटिवली कि नहीं करती? बिल्कुल करती है। तो ये ज़हन में रखिएगा, वो यही कमेंट कर रहा है कि आगे चल के बताएगा कि इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बनिस्बत कॉर्पोरेट कस्टमर के एडवर्टीजमेंट से। टाइप्स ऑफ कस्टमर 3, कंज्यूमर इंडिविजुअल्स, फिर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर्स, और फिर है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी, यानी गवर्नमेंट के इदारे। भैया आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, आपके मैक्सिमम कस्टमर इस कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की अपनी अपनी बेसिस होती है। एक क्लासिफिकेशन ये भी है, क्लियर? कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर्स, गवर्नमेंट्स, यानी इदारे। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर कौन से हैं? ये बिजनेस वगैरह, ठीक है। जैसे अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हर एम्प्लॉय के लिए कंप्यूटर बाय करना चाहते हैं, मार्केट में बैठेंगे, एक लैपटॉप खरीदने के लिए हो सकता है कोई स्टूडेंट है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, हो सकता है कंपनी आए कि जी हमें अपने सारे स्टाफ के लिए कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, वो होगा कॉर्पोरेट। और एक हो सकता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाए कोई, ठीक है, कि जैसे कि जी लेस्को का इदारा आ गया, वाबडा के आ गया इदारा, कि जी हमें अपने लाइनमैन के लिए स्मार्टफोन चाहिए जिसके लिए वो मीटर रीडिंग कर सके, मीटर रीडर्स के लिए। तो अब ये गवर्नमेंट भी कंज्यूमर हो सकती है, क्लियर? 3 तरह के कंज्यूमर। क्लासिफिकेशन ने क्यों बताई? क्योंकि इनकी नीड्स, इनकी प्रेफरेंसेस, इनके बाइंग डिसीजन में फर्क होता है। फिर इसके बाद कह रहा है नीड ऑफ कस्टमर फैक्टर इफेक्टिंग बाइंग डिसीजन। कस्टमर के बाइंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? आपसे ही पूछते हैं, आप भी जाहिर है कुछ ना कुछ चीजें तो कंज्यूम कर रहे हैं, आप भी कस्टमर ही हैं, कंज्यूमर। आपने बताना है कि क्या आपका बाइंग डिसीजन इन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं? प्राइस होता है, बिल्कुल, इसको टिक कर दें कि बाइंग डिसीजन हमारा प्राइस से इफेक्ट होता है। फिर क्वालिटी से भी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा, यानी प्राइस के साथ हम क्वालिटी भी देखते हैं। अवेलेबिलिटी के गुड्स किस जगह पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है कि नहीं। कन्वीनियंस के इस प्रोडक्ट को हासिल करना कितना कन्वीनियंट है, ठीक है। समटाइम फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अवेलेबल तो है लेकिन दूर अवेलेबल है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे तो सस्ती प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट सस्ती अवेलेबल है लेकिन डिस्टेंट लोकेशन पे है, हम करीब की लोकेशन से थोड़ा सा महंगी प्राइस में भी बाय करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि हमारा बाइंग डिसीजन प्राइस से तो इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन उसके साथ साथ कन्वीनियंस से भी, और प्रैक्टिकली हम ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एडवर्टीजमेंट, क्या जैसे जो कि ब्रांड नेम को प्रमोट कर रहे होते हैं, क्या एडवर्टीजमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है हमारा बाइंग डिसीजन? एक प्रोडक्ट कन्वीनियंट प्लेस में नहीं है, आईफोन क्या 15 आया, 15 अवेलेबल है, लेकिन वो फर्ज कीजिए लॉन्च हुआ है लाहौर में नहीं, फर्ज कीजिए गुजरावाला में, और उसके प्राइस भी ज्यादा है, 2 लाख है, बताइए क्या, लेकिन ब्रांड है, कितने का है? 50,000 का, 4.5 लाख का है, 5.5, बट ठीक है, मैं अब बात एक गुर्दे से आगे चली गई अब एक गुर्दे। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या आप बाइंग डिसीजन करते हुए सिर्फ प्राइस को देखते हैं, कन्वीनियंस को, या ब्रांड को भी देखते हैं? ब्रांड अच्छा हो, स्ट्रांग ब्रांड हो, लोग ना सिर्फ ये कि हाई प्राइस पे करने को तैयार है, बल्कि इनकन्वीनियंट लोकेशन पे भी जाने को तैयार हैं। ये नीड्स फॉर कस्टमर, ये या नीड ऑफ कस्टमर कह लें, या फैक्टर्स फैक्टिंग बाइंग डिसीजन कह लें। कस्टमर की नीड ये है, ये चीजें होनी चाहिए। यानी कस्टमर क्या चाहता है? बेसिकली कस्टमर की डिमांड, कस्टमर चाहता है प्राइस भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, अवेलेबिलिटी भी हर जगह पे हो, कन्वीनियंस बड़ी आसानी से बाय कर लें, हमारी कंपनी एडवर्टीजमेंट भी करती हो, ब्रांड उसका स्ट्रांग हो ताकि हम प्रोडक्ट कैरी कर रहे हैं
तो हमारे साथ भी एसोसिएट हो प्रोडक्ट या हम उसके साथ एसोसिएटेड हो। ये फैक्टर्स हैं। फिर इसके बाद बता रहा है एग्जाम्पल कि आपने किस कस्टमर को फोकस करना है, या आपकी जो भी कस्टमर है उसके जो प्रेफरेंस है वो डिफरेंट हो सकती है। ऑन एवरेज तीनों तरह का कस्टमर इन चीज़ों को देख रहा होगा बाइंग डिसीजन करने से पहले, उसकी नीड में ये सारी शामिल। लेकिन कुछ कस्टमर के लिए कोई एक फैक्टर मोर रेलिवेंट होगा, कुछ कस्टमर के लिए कोई दूसरा फैक्टर लेस रेलिवेंट होगा। जैसे वो कहता है इंडस्ट्रियल कस्टमर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस देन इंडिविजुअल। तो यानी हालांकि इनके पास ज्यादा पैसे होते हैं लेकिन ये मोर प्राइस सेंसिटिव है। लेकिन इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो वो हाई प्राइस देने को भी तैयार हो जाएगा। उसके लिए ज्यादा अहम चीज प्राइस नहीं, अहम जरूर है, ज्यादा अहम चीज क्वालिटी भी नहीं है, ब्रांड है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट या कन्वीनियंस। वो कंज्यूमर ये चाहता है। एग्री करते हैं? कोई कस्टमर की कितनी टाइप्स है? कौन कौन सी? इंडिविजुअल, कंपनीज, गवर्नमेंट। ये कंज्यूमर जब बाइंग डिसीजन करते हैं किन फैक्टर्स को सामने रखते हैं, या इनकी नीड्स में, जनरली इनकी नीड्स में कौन कौन सी चीजें हैं? प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी। अगला कंसेप्ट, क्या इन तीनों कस्टमर्स के लिए यह सारे फैक्टर्स एक जैसे इंपॉर्टेंट है? नहीं। कुछ कंज्यूमर्स के लिए कोई नीड मोर इंपॉर्टेंट है या कोई फैक्टर मोर इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए लेस। एक एग्जांपल से क्लियर हो गया आपको? जैसे कंपनीज के लिए ज्यादा अहम क्या चीज है? प्राइस, और इंडिविजुअल्स के लिए ब्रांड या एडवर्टाइजमेंट। गवर्नमेंट भी कंपनीज के साथ ही आएगी, कंपनीज या गवर्नमेंट एक ही बात है, उनके लिए प्राइस ज्यादा अहम है। गवर्नमेंट याद है वो बाजुकात हमारे जो सरबराहान है वो कहते हैं हमने इस ठेके में इतने रुपए बचा लिए, हमने उनका पर्पस ये नहीं होता कि वो ये कहें हमने तो इंटरनेशनल जो पार्टीज थी उनसे रोड कंस्ट्रक्ट करवाया, उनसे डैम कंस्ट्रक्ट करवाया, बल्कि उनका फोकस क्या होता है? प्राइस। कम कॉस्ट में हमने अवाम का पैसा है, कम से कम पैसों में काम होने चाहिए। एजेंसी से मुराद इदारे, एजेंसी से मुराद वो एजेंसी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इससे मुराद गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे वापडा। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मार्केटिंग मिक्स आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में, एक दो लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है? हमने अपनी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में प्रेजेंट करना है, कैसे इसको सेलेबल बनाना है। अपनी प्रोडक्ट को सेलेबल बनाने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उन्हें 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। हालांकि वैसे ये पुरानी अप्रोच है, अब 7 P's ऑफ मार्केटिंग आ चुके हैं, लेकिन हम जो किताब में है वही अप्रोच पढ़ेंगे ना। 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? कीपिंग इन व्यू टाइप ऑफ कस्टमर, कहता है आपको पता चल गया कस्टमर कौन से हैं, उनकी नीड्स क्या है। अब आपने अपने कस्टमर की नीड को सामने रखते हुए ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी है, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट को बाय करे। इसमें हमारे सामने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में 4 एरियाज हैं। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट है उस इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी वो मार्केट में अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर पाए? क्यों? क्योंकि शायद उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी पुअर थी, क्योंकि शायद उसकी प्रमोशन स्ट्रेटजी पुअर थी, क्योंकि शायद उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो था वो ठीक नहीं था। ये पॉसिबल, बिल्कुल ये पॉसिबल है। हाँ, जैसे वो मैं एक जगह पढ़ा था, एक एग्जांपल थी, इसराइली कोई थी रिप्रेजेंटेटिव किसी कंपनी की, शायद हावे की थी रिप्रेजेंट, मतलब वो जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, वो उसने कोई पोस्ट की हुआवे के मोबाइल के नया मॉडल लॉन्च किया उसने अपनी जो सोशल मीडिया के ऊपर, और कहाँ से की? पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था वाया आईफोन। मतलब हुआवे की एडवर्टीजमेंट कर रही है और क्या है? वाया आईफोन। उसके ऊपर बड़ा शोर, और ज़ाहिर आईफोन ने छोड़ना थोड़ी था उसको, उन्होंने उसको पकड़ लिया, सर्कुलेट हुआ। बाद में फिर उन्हें, मतलब बहाना तो बनाना होता है, तो उसने बहाना ये बनाया कि असल में ये मेरा सेट नहीं था, वो मेरी कोई टीम आगे सोशल मीडिया में अकाउंट मैनेज करती है, और मैं अकाउंट मैनेज नहीं करती, ये मेरे किसी टीम मेंबर ने अपने मोबाइल से अपलोड किया है, वरना मैं तो सिर्फ हावे का फ़ोन यूज़ करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें।
अब ये देखे फोन चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन एक नेगेटिव प्रमोशन स्ट्रेटजी जो है उसकी वजह से डिमांड के ऊपर कितना फर्क आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने शायद वो सुना होगा और भी ट्रम्प के बारे में भी है कि ये जब वो शायद आईफोन को ना कुछ उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए थी और आईफोन मशहूर ही अपने डाटा प्राइवेसी को नहीं देता, तो ट्रम्प ने इंडिकेट किया था कि वो इनको बैन कर देंगे, कुछ इस तरह की चल रहे थे जब ये गालमन प्रेसिडेंट था तब। और आईफोन के खिलाफ ट्रम्प ने पोस्ट की, और कहाँ से की भला? आईफोन से। ठीक है, ये भी बड़ा सर्कुलेट हुआ था। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स होती है ना नेगेटिव मार्केटिंग की, प्रोडक्ट चाहे आपकी जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, अगर कोई नेगेटिव मार्केटिंग हो जाए तो आपकी प्रोडक्ट की चाहे प्राइसिंग अप्रोप्रिएट हो, चाहे प्लेस हर जगह भी अवेलेबल कर दे, लोग उसको बाय नहीं करते। ये सिर्फ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि प्रमोशन स्ट्रेटजी की कितनी अहमियत होती है। तो जब प्रमोशन करनी हो, इस तरह की चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है मार्केटिंग मिक्स क्या है? कीपिंग इन व्यू टाइप ऑफ कस्टमर्स एंड देयर नीड्स, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी शुड बी एस्टेब्लिश्ड। आगे वो लिखना चाह रहा था, शायद नहीं लिख पाया। दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहता है कस्टमर की नीड, आपको पता चल गया कस्टमर कौन से हैं आपके? अभी तक हमें क्या पता चला है? सिर्फ एक कस्टमर कौन से हैं, कस्टमर की नीड्स क्या है। और ये जेनेरिक फॉर्म में डिस्कशन कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सामने नहीं रख रहा, जेनेरिक डिस्कशन कर रहा है, जनरल पॉइंट्स बता रहा है। कस्टमर पता चल गया, नीड पता चल गया, अब क्या करें? मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी बनाए ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रोडक्ट को बाय करें। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में किन 4 चीजों को हमने इंक्लूड करना है, कंसीडर करना है? अपनी किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं आप, जो भी स्ट्रेटजी बनानी है उसमें 4 मसाला जात होना जरूरी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट में कौन कौन से? प्रोडक्ट से क्या मुराद है? प्रोडक्ट रेफर्स टू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी डिसीजंस अबाउट वेरिएंट्स, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज। यानी देखें ये सारे के सारे टेंजिबल प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड चीजों का डिसीजन करने का नाम है। प्रोडक्ट के अंडर हम किन किन चीजों का डिसीजन करते हैं? उस प्रोडक्ट के फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, साइज क्या होगा, पैकिंग क्या होगी, कलर क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें, और क्या ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं डिमांड को? बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लाइफ बॉय, कलर चेंज किया उन्होंने, लेकिन कस्टमर की परसेप्शन चेंज होती है उससे, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन था उनका। प्राइस रेफर्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी? याद रखें प्राइस ना टू हाई होनी चाहिए ना टू लो होनी चाहिए। टू हाई का मतलब है आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, टू लो का मतलब है प्रॉफिट मार्जिन था, आपने वो मौका जाया कर दिया। तो प्राइसिंग डिसीजन भी बड़ी तसल्ली के साथ रिसर्च के बाद डिसाइड करने चाहिए क्या होंगे। इसलिए आपने देखा होगा सर, कंपनी जब नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना तो कहती है इंट्रोडक्टरी प्राइस, ताकि वो मार्जिन रखें। अगर कस्टमर के अच्छे फीडबैक मिलता है तो बाद में प्राइस को बढ़ा देंगे, कहेंगे हमने तो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी थी। और अगर अच्छा फीडबैक नहीं आता तो वो उसी प्राइस के ऊपर कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह देके, डिस्काउंट ऑफर लगा के। कैरेट इंक्लूड मैग्नीशियम अबाउट डिस्काउंट, लॉन्चेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म, ये सारे प्राइसिंग से डिसीजन है। सेल प्राइस तो है ही, ग्रॉस सेल प्राइस, डिस्काउंट कितना देना है, इवन क्रेडिट देना है कि नहीं, क्रेडिट उधार में माल देना है कि नहीं, क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए, ये भी प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन है। प्लेस यानी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? रेफर्स टू द वे इन विच कस्टमर ऑब्टेन्स द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर जिस तरीके से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं उसे हम कहते हैं प्लेस। यानी कवरेज, कितनी लोकेशंस, कितना एरिया कवर किया है, किस किस लोकेशन पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है कि नहीं, होम डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये है प्लेस का डिसीजन। ऑनलाइन है या फिजिकली आना पड़ेगा, ये है हमारा प्लेस का डिसीजन। प्रमोशन रेफर्स टू द वे इन विच प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज्ड एंड प्रमोटेड। ठीक है, आपको बताया था ना, एक बड़ा मार्केटिंग के सब्जेक्ट में सबसे पहले चैप्टर में सिखाते हैं कि मार्केटिंग में और एडवर्टीजमेंट में फर्क है। वो फर्क आपके सामने है। मार्केटिंग चारों स्ट्रेटजीज का नाम है, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी है, और एडवर्टीजमेंट सिर्फ लास्ट प्रमोशन। इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट सेलिंग, टेली सेल्स। एडवर्टाइजमेंट पता है आपको क्या है? बिलबोर्ड पे ऐड वगैरह चलाने। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जिसे बाजू का पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं, घर घर जाके भेजो।
टेली सेल्स क्या है? घर घर जाके ना बेच, हाँ हाँ कॉल पर बेचते हैं ना बाज़ औक़ात, नहीं कॉल्स आती हैं, कॉल सेंटर, सर इंश्योरेंस करवानी है आपने, उससे चार्टर्ड अकाउंटेंट को आती है, नंबर ले लेते हैं, करवानी है इंश्योरेंस और टेली सेल्स। बी क्लियर? ये 4 स्ट्रेटजी। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि हमने पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बनानी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से पहले समझना है मार्केटिंग कर किसके लिए रहे हैं, कस्टमर को समझना है, कस्टमर की नीड्स को समझना है। कस्टमर हमारे 3 तरह के, नीड्स उनकी बहुत सी तरह की। वो तो यही कहते हैं फ्री में हर चीज मिल जाए, दुनिया की बेहतरीन चीज फ्री में मिल जाए, ठीक है। तो उन्हें हमने मजबूर करना है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जरिए कि कुछ ना कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भाई बताइए, टाइप ऑफ कस्टमर क्लियर, कस्टमर की नीड क्लियर, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, मार्केटिंग मिक्स। तो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी को बेहतरीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी चाहिए और किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मार्केटिंग अच्छी ना हो ना, मार्केटिंग अच्छी हो, आपको पता है कि लोग जो है वो बेकार की चीजें भी हाई प्राइस पे बेच देते हैं, ठीक है। वो सर्दियों में भी आपको डीप फ्रीजर बेच देंगे, गर्मियों में हीटर बेच देंगे, हालांकि प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, प्रमोशन स्किल्स हैं, मार्केटिंग नहीं, एडवर्टाइजमेंट स्किल्स हैं। क्लियर जी? तो आज के लेक्चर में क्या सीखा हमने? टाइप्स ऑफ कस्टमर, नीड्स ऑफ कस्टमर, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। 7 पीस भी हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहा। 4 पीस। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। भाईजान आज की असाइनमेंट लाजमी रिटर्न फॉर्म में करके आनी है, मैं किसी दिन ज्यादा जलाली कैफियत में आ गया ना तो आपके सामने चाय पीऊंगा उस दिन 2 कप पीऊंगा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।